नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद 21 अप्रैल को जिमनी इंतखाबात कराए गए, लेकिन हस्बे दस्तूर जिमनी इंतखाबात के ढोंग में की गई बेशुमार धांधलियों को लेकर सियासी हंगामा मचता रहा। बहरहाल, सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू व ईसाइयों की बच्चियों को जबरन बना रहे मुसलमान। फिदायीन हमले रोकने की बौखलाहट में पाकिस्तानी फौज के निशाने पर बलोच कारकुनान। और तालीम व सेहत जैसी बुनियादी सहूलियतों को तरस रहे बलोचिस्तान के बाशिंदगान। नाज़रीन, इन सबके अलावा आपको पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया पर छाई अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों की नस्लकुशी की बढ़ती साजिशों की। नस्लकुशी की इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में बेयारो मददगार हिंदू और ईसाइयों समेत तमाम अक़लियती फिरकों की नाबालिग बच्चियों को अगवा किया जा रहा है और उन्हें जुल्मों ज़्यादतियों के जरिए जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन अक़लियती फिरकों और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमा। खास बात ये रही कि इस्लामाबाद में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में अक़लियतों और ख़वातीन पर बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने वाले औरत आज़ादी मार्च फाउंडेशन के बैनर तले किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल कारकुनों ने पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े की नाबालिग बच्चियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात की हुकूमती अनदेखी की पुरजोर मजम्मत की, और सिंध सूबे के सक्खर जिले में जबरन अगवा की गई 9 साल की हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी को अभी तक बाजियाब न कराने पर सख्त तनकीद की। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का जो कि एक जिनसी जबर का जो एक बाजार गर्म है, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के खिलाफ, मजहबी अक़लियतों के खिलाफ ये जो जुल्म है ये बंद होना चाहिए। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लोगों को अपने अवाम को, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। औरत मार्च फाउंडेशन के ओहदेदारों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर शहर से अक़लियती हिंदू खानदान की 9 बरस की बच्ची प्रिया कुमारी को 19 अगस्त 2021 को उसके वालिद की आंखों के सामने दिन दहाड़े जबरन अगवा किया गया। लेकिन सिंध सूबे की हुकूमत और इंतजामिया ने प्रिया कुमारी के अगवाकार मुसलमानों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा औरत आज़ादी मार्च फाउंडेशन की जानिब से हुक्मरां तबके को मुतनब्बे किया गया कि जब तक प्रिया कुमारी को बाजियाब और मुतासरा हिंदू खानदान को इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज का सिलसिला बरकरार रखेंगे। मैं ये सवाल करती हूँ सिंध के सरदारों से कि वो किस तरह के सरदार हैं जो अपने ही लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, या उन सरदारों की अब ये मर्दानगी है कि वो आकर मासूम बच्चों के ऊपर टिकी है कि वो मासूम बच्चों को अगवा करके अपने कोटों के अंदर कैद कर लेते हैं। क्या ये सिंध के सरदार हैं? हम इनकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि मासूम प्रिया कुमारी और फजीला सरकी को आज़ाद किया जाए। फलक नूर और बाकी जो भी बच्चियां हैं, फातिमा फुरडो, उनको इंसाफ दिया जाए। ये पीर, ये सैयद, ये बच्चियों को उठवा रहे हैं। उन बच्चों को जो है 3-3, 4-4 साल हब्से बेजा में उन्होंने रखा हुआ है। हमें कुछ नहीं पता उन बच्चियों का क्या है। 15-15, 13-13 साल की बच्चियां जो हैं उनके साथ शादियां करके उनके साथ वो शादियां जो हैं वो कंज्यूमेट की जा रही हैं। ये सरासर रेप के, ये सरासर जिनसी जो पिदरसरी है, ये पिदरसरी निज़ाम का एक बहुत बड़ा घिनौना ये शक्ल है, और पाकिस्तान अब इस घिनौनी शक्ल की जो है एक बहुत ही घटिया किस्म की मिसाल बन चुका है।
पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना पुरानी रियासती पॉलिसी रही है। इसी रियासती पॉलिसी के सबब पाकिस्तान में तमाम अक़लियती फिरकों और ख़वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान में फिरकावाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात से मंजर आम पर आती रही है। इसकी ताज़ा मिसाल सिंध सूबे के हैदराबाद शहर से 70 किलोमीटर दूर टंडो गुलाम अली कस्बे में 15 बरस की नाबालिग ईसाई लड़की मुस्कान मसीह की जबरन अगवाकारी से सामने आई। लेकिन पुलिस की जानिब से मुस्कान मसीह के खानदान की चीखो पुकार को नजरअंदाज किया जाता रहा। जब ये वाकया हुआ हमारे साथ, हम लोग गए पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले ने हमारी जरा नहीं सुनी। और जब पुलिस वाले हमारे इधर दरवाजे के पास भी आए, गाड़ी भी थी साथ में, पुलिस वाले 2 बैठे हुए थे, एक पुलिस वाले ने शराब भी पी हुई थी। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई भी हमारे साथ चला नहीं है। आखिरकार सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने फौरी तहकीकात का दिखावा करके हस्ब दस्तूर दीगर वाकयात की तरह मुस्कान मसीह के मर्जी से इस्लाम कबूल और निकाह करने की बात कही। लेकिन मुतासरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने सिंध सूबाई असेंबली में मंजूर मैरिज एक्ट 2013 का हवाला दिया, क्योंकि इस एक्ट के तहत सिंध में 18 बरस से कम उम्र की लड़की के निकाह को गैर कानूनी करार दिया गया है और इस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माना दोनों मुकर्रर किए गए हैं। ताहम पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की नाबालिग बच्चियों के अगवा बराए जबरन मजहब तब्दीली के वाकयात थमने की बजाय तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नाम नेहाद जमहूरिया पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी का खमियाजा भुगत रहे अक़लियती फिरकों के मुतासरा खानदान और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमा आए रोज एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं चीन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों के शहरियों पर बढ़ते फिदाइन हमलों को लेकर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर हो रही शदीद फजीहत का। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों पर काबू पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। लिहाजा शर्मिंदगी से बचने के लिए वो बलोचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे बेगुनाह बलोचों को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बना रही हैं। चीनी अवाम है, पूरे पाकिस्तान की अवाम इस मौके के ऊपर उनके साथ हैं। हमने ताज़ियती पैगाम दिया और उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह इस अमननाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि इसके बाद ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। इंशाअल्लाह जब तक दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के शांगला जिले की बेशाम तहसील में चीनी इंजीनियरों की बस पर 26 मार्च को फिदायीन हमला होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सिफारतखाने का हंगामी दौरा किया और इस फिदायीन हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की हलाकत पर ताज़ियत और मुआज़रत का इजहार किया। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दोबारा हमला न होने देने के दावे भी किए। ताहम पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के ये खोखले दावे धरे के धरे रह गए और 19 अप्रैल को पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में एक बार फिर चीनी सरमायाकारों की वैन पर हुए फिदायीन हमले ने दिफाई इंतजामात की पोल खोल दी। धमाका हुआ था, फिर धमाका हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था। आप कितने गार्ड थे टोटल? हम 3 गार्ड थे। तीनों किस गाड़ी में थे? तीनों में गाड़ी में थे, बाकी जो स्टार्ट में था, एक आगे बैठता था बॉडी गार्ड, एक पीछे में फॉर्च्यूनर गाड़ी। इसमें 2 था? इसमें था वो जख्मी है। एक गार्ड इसमें जख्मी है? हाँ। अच्छा, इसमें 4 गैर मुल्की थे, एक गार्ड और एक ड्राइवर? हाँ।
अच्छा, और इस गाड़ी में कितने थे आप लोग? इसमें 3 थे, एक ड्राइवर था, एक सुपरवाइजर है, एक बॉडीगार्ड है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने कराची में फिदायीन हमला रोकने में अपनी नाकामी की बौखलाहट में बलोचों के घरों पर छापे और बेगुनाह बलोच कारकुनों को जबरन अगवा करना तेज कर दिया। ये सच्चाई कराची में चीनी इंजीनियरों की वैन पर फिदायीन हमले के दूसरे रोज मलीर इलाके में बलोचों की रिहायशी बस्ती पर बोले गए धावे से सामने आई। पाकिस्तानी एजेंसियों के एहलकारों ने रात के अंधेरे में न सिर्फ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बल्कि कई बलोच खवातीन और बच्चों को जख्मी करके बलोच कारकुनों को जबरन अगवा करके ले गए। लिहाजा इस रियासती जुल्म जबर के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रोड बंद करके मुजाहिमत करेंगे, हम गवर्नर हाउस के सामने, वजीर हाउस के सामने, हम अदालतों के भी दरवाजे खटखटाएंगे। हालांकि हम जानते हैं अदालतों से बलोचों को कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं रही है, लेकिन हम फिर भी अपनी कानूनी लाए अमल के तहत अपने कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, कानूनी अमल करेंगे लाजमी। लेकिन एजेंसियों की और इस रियासत की जानिब से ये हथकंडे हमारी मुजाहिमत को नहीं रोक सकते। आप देख सकते हैं कि कल रात खवातीन पर जो तशद्दुद किया गया, ये मासूम बच्चा है जिसके सर पर पट्टी लगी हुई है, और ये खातून है उसी घर की जिनको मार कर तशद्दुद किया गया। जो हमारे मेंबर हैं उनके भाई पर तशद्दुद किया गया, जो इस वक्त उनकी तबीयत बेहतर ना होने की वजह से वो इस वक्त प्रेस क्लब में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां इससे पहले भी कमर्शियल कैपिटल कराची में चीनी शहरियों पर हुए फिदायीन हमलों की बौखलाहट में मलीर और लियारी इलाके में रिहाइश पजीर बेगुनाह बलोचों और पश्तूनों को जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाती रहीं। यहाँ तक कि घरेलू बलोच खवातीन तक को दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में अगवा करके खुफिया अजियत खानों में उनके साथ गैर इंसानी सलूक करती रहीं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की रियासती दहशतगर्दी की सोशल मीडिया पर हौलनाक वीडियोस वायरल होने पर पूरी इंसानियत शर्मसार होती रही। हम में से किसी ने कोई जुर्म किया है तो हमें अदालतों में ले जाया जाए। हम ना आपके कोर्ट कचहरी से डरते हैं, बल्कि आप अपनी अदालतों से और कोर्ट कचहरियों से खुद डर रहे हैं कि आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी हरकत करते हैं। लेकिन इस तरह का बर्ताव हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। औरतों और बच्चों पर तशद्दुद करके आप हमें कमजोर नहीं कर सकते हैं। अगर कराची में किसी भी बलोच को किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो हमारी तरफ से यानी कि बलोच यकजहती कमेटी की कराची की जानिब से इंतहाई सख्त लाए अमल आगे लाएंगे हम। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बलोच कारकुनों और तलबा की जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल के हक़ाइक़ तो आए रोज मंजर आम पर आ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों के घरों पर जंगी तैयारों से बमबारी और बलोचों की रिहायशी बस्तियों को आग लगाकर उन्हें अपने आबाई इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर किए जाने के ये ताज़ा खौफनाक मनाजिर देखकर सच्चाई खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय जो इन्होंने स्टाफ में अपने अकूबत खानों में तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हाँ हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं।
پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی بلوچستان میں نفرت اور بغاوت کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ تبھی تو بلوچستان کے کونے کونے میں آئے روز پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انقلابی نعرے بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان سے علیحدگی اور مکمل آزادی کی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ریاست بلوچستان کے قومی پرچم تک لہرائے جا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے امیر صوبہ بلوچستان میں پسماندگی اور ناخواندگی سے اجیرن بلوچوں کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی خاتون لیڈر خدیجہ شاہ کی گرفتاری کے وارنٹ عدالت کی جانب سے مسترد کیے جانے سے بڑی راحت مل گئی ہے۔ لاہور کی اے ٹی سی یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 9 مئی کو پنجاب کور کے دفتر جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کی وارداتوں میں خدیجہ شاہ کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ پیش کیے جانے سے دوبارہ گرفتاری کے وارنٹ مسترد کیے، کیونکہ اس معاملے میں کئی مہینوں تک جیل میں قید رہ چکی خدیجہ شاہ ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے پر جیل سے باہر ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خدیجہ شاہ کی ضمانت منسوخ ہونے پر انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کی طاق میں ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہوئے نام نہاد عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کو لے کر سیاسی ہنگامہ مچتا رہا، لہٰذا کچھ چناوی حلقوں میں دوبارہ ضمنی انتخابات کرائے گئے، لیکن حسب دستور 21 اپریل کو پاکستان میں ضمنی انتخابات کے دکھاوے میں بھی بے شمار دھاندلیوں کے الزامات لگتے رہے، کیونکہ ان ضمنی انتخابات میں بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکمراں جماعتوں کے نمائندوں کو جیت دلائی گئی، لہٰذا اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے ضمنی انتخابات میں دھاندلیوں کو پاکستان الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ بتایا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے کراچی جا رہی رحمان بابا ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ المناک ٹرین حادثہ پنجاب صوبے کے گوجرا اور فیصل آباد کے درمیان دیر رات کو اس وقت پیش آیا جب بیشتر مسافر سوئے ہوئے تھے، لیکن پھاٹک کھلا ہونے کی وجہ سے ٹرین ڈمپر سے ٹکرا گئی، لہذا ڈمپر سے ٹکرانے کی وجہ سے ٹرین کا انجن پوری طرح تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ٹرین کے ڈرائیور سمیت 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کے مقام پر پہنچی ریسکیو ٹیم اور پولیس ٹیم کے علاوہ مقامی لوگوں نے انجن کو کاٹ کر شدید طور پر زخمی ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو نکالا اور انہیں اسپتال پہنچایا۔ محکمہ ریلوے نے اس حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے اپنے خصوصی وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے کو لے کر پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کافی حوصلہ مند دکھائی دی۔ یہی وجہ رہی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد آمد پر وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے اپنے وفد کے ساتھ دوسرے روز پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا دورہ کرنے کی بھی اطلاع دی گئی، لہذا کراچی میں بے قابو لاقانونیت اور دہشت گردی کی وجہ سے اس روز عام چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کی جانب سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، انسداد دہشت گردی اور خطے میں پیدا شدہ کشیدگی جیسے موضوعات پر باہمی مذاکرات ہونے کے دعوے کیے گئے۔ ناظرین ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی بلوچوں سے سوتیلے سلوک کی ریاستی پالیسی کا۔ بیش قیمتی قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر
نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سن 1948 میں فوجی حملہ کر کے جبرن قبضہ تو جمایا، لیکن پاکستانی حکمران 76 برسوں سے بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم و صحت اور بجلی پانی جیسی بنیادی سہولیات تک مہیا نہیں کروا رہے۔ جغرافیائی اور علاقائی اعتبار سے بے حد اہم بلوچستان بیش قیمتی قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ سن 1948 میں آزاد مملکت بلوچستان پر فوجی حملے کے ذریعے جبرن قابض پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بلوچستان کے قدرتی وسائل اور معدنیات تو لوٹ ہی رہی ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم و صحت اور روزگار جیسے بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم رکھنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ تک میں بیشتر سرکاری اسکول بدحالی کے شکار ہیں۔ یہ اسکول تقریباً 20 سال پہلے سے 20 سال تقریباً اس کو ہوتا ہے، اور یہ اسکول ویسا ہی ہے، بس ویسا ہی ہے نہ، اس میں تقریباً 1-2 سال اس میں ٹیچر نہیں تھا، تو اس کلی والوں سے ایک کفیز اللہ بائی کا نام تھا، انہوں نے اس کو پڑھایا، تو ابھی ہے ٹیچر، لیکن اسکول کا حالات بہت خراب ہے۔ پیچھے سے آپ نے بھی دیکھا تھا کہ پورا گر گیا ہے، اور ادھر سے بھی کریک کیا ہے، گرنے کا خطرہ ہے۔ تقریباً 50 سے 70 بچے اس میں اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ٹیچر ایک ہے۔ ٹیچر پریشان ہے کہ بھائی لوگوں کا تعداد تقریباً ماشاءاللہ زیادہ ہے، تو ٹیچر ایک ہے، اور لیڈیز ٹیچر بھی نہیں ہے، ہاں بچیاں بھی زیادہ ہے۔ تعلیم اور طبی سہولتیں ہر ملک کی نئی نسل کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ ہر حکومت ملک کا مستقبل مانے جانے والے نوجوانوں کو جدید تعلیمی سہولیات مہیا کروا کر مہذب انسان بنانے کو اولین ترجیح دیتی ہے، لیکن پاکستان وہ واحد مملکت ہے جس کے حکمراں نوجوان نسل کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی ہی کریں تو وہاں عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے چند سرکاری اسکولز تو بنائے گئے، لیکن ان کی حالت بے حد خراب ہے۔ یہ اسکول کا تقریباً 15-20 سال سے اسی طرح ہے، میں بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوں، لیکن نئے ٹیچر ہے، نئے استاذ ہے، ایجوکیشن افسر ادھر تو آتا ہے لیکن چیک کرتا ہے پھر جاتا ہے، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ایجوکیشن منسٹر ہے وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ میرا گاؤں ہے، ادھر تعداد بھی بہت ہے، 70 بھی ہے، 70-75 آدمی بچہ ہے، وہ اسی طرح 5ویں تک ادھر پڑھتا ہے لیکن دوسری جگہ نہیں جاتا ہے۔ لیکن میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن یہ اسکول کو بنائے، یہ اسکول کا حال ہے، اگر گاؤں سے اسکول کو لے آئے چھوٹے بچے کو اسکول کا یہ حال ہے، لیکن میں گھر پہ چھوڑے بھی اسی حال ہے، اسکول پہ اس کو لے جائے بھی اسی حال ہے، نئے ٹیچر ہے اس میں، نئے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں۔ تعلیم ایسا چراغ ہوتی ہے جس کی روشنی سے دنیا کے تمام اندھیرے دور ہو سکتے ہیں، لہٰذا جدیدیت کے اس دور میں ہر ملک اپنے شہریوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، لیکن بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بلوچوں کو بیداری اور خود کفالت سے محروم رکھنے کی منصوبہ بندی کے تحت گزشتہ 7 دہائیوں سے تعلیم و صحت، بجلی پانی اور روزگار جیسی بنیادی سہولیات کی مسلسل اندیکھی کر رہی ہیں۔ یہ دونوں اس اسکول میں پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ تو لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہیں ہے ادھر؟ نہیں ہے، ہم نے سرکار سے بہت کوشش کی لیکن ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ آفیسر آتے ہیں
बच्चों से पूछती है कि भाई क्या हाल है, कैसे है, बस कुछ नहीं हो रही है। सर मजबूर सर, क्या करे, फिर तालीम से तो महरूम रहेगा वो। इसी वजह से 5वीं तक इधर भेजता है, लेकिन दूसरी जगह फिर वो नहीं जा सकता है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बलूचिस्तान के उस ग्वादर शहर के जहां पाकिस्तान और चीन सीपैक मंसूबे के तहत बलोच कौम को तरक्की और खुशहाली देने के सब्ज बाग दिखा रही हैं। लेकिन गहरे नीले पानी के समंदरी साहिल पर बसे ग्वादर समेत पूरे मकरान डिवीजन के बाशिंदे बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन सीपैक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जा करने की साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।